हमारे साथ फ्रेम में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो भागलपुर जिला सहकारिता पदाधिकारी अमजद हयात वक्त साहब हैं, जो पिछले कई महीनों और सालों से भागलपुर में सहकारिता डिपार्टमेंट को सेवाएं दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं पूरी भारत की अर्थव्यवस्था की जो मुख्य रीढ़ होती है वो कृषि पर आधारित है, यानी ये कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि आधारित है। तो ऐसे में कृषि पर काम करना या कृषि को बृहद बनाना ये शायद सहकारिता विभाग के अधिकारियों से बेहतर कोई और नहीं जानता है। इस समय पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो धान के अनुमानित जो उत्पादन होने की आशंका व्यक्त की गई है वो बहुत ही बम्पर तरीके से की गई है। भागलपुर में भी ये अनुमान लगाया गया है, जो पंचायतों से और प्रखंडों से सूची अभी तक जिला सहकारिता पदाधिकारी को मिला है, उसमें कहा गया है कि लगभग 2.5 लाख टन उत्पादन इस बार धान की होनी है, जिससे ये कहा जा सकता है कि बिहार इस बार बंगाल को पीछे छोड़ सकता है। आज कुछ खास मौके पर हम बातचीत करेंगे जिला सहकारिता पदाधिकारी अमजद हयात वक्त साहब से, और थोड़ी सी ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सहकारिता विभाग है और विभिन्न सहकारिता संस्थाओं को जो तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से जो मदद पहुंचाई जा रही है किसानों को, उसमें लोन है, लोन की गारंटी है, सब्सिडी है, बहुत ही आसान तरीके से, और साथ ही साथ जो इसी पृष्ठभूमि के साथ सहकारिता विभाग वर्तमान अर्थव्यवस्था के साथ अपने सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के सक्षमता के साथ जो काम कर रही है, वो किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, देशवासियों को कितना मिल रहा है, ख़ासतौर से जहाँ पदस्थापित हैं डीसीओ साहब, उस ज़िले के किसानों को कितना मिल रहा है। हम जुड़ते हैं इसी सिलसिले में अमजद हयात वक्त साहब से। सर, कैसा सहकारिता विभाग का जो इस वक्त काम चल रहा है भागलपुर में, वो किस तरह का काम चल रहा है और मुख्य रूप से किस पर कार्य हो रहा है? सर देखिए, सहकारिता विभाग में मतलब कई तरह की सोसाइटीज़ हैं, जैसे किसानों के लिए स्पेशल पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसका पर्पस ही है किसानों को लाभ पहुंचाना। इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो है पैक्स के माध्यम से फर्टिलाइज़र किसानों को मतलब उचित मूल्य पर, जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उस पर जो है उपलब्ध करवाते हैं। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट, गेहूं और धान का प्रोक्योरमेंट होता है, और इसमें जो सरकार द्वारा एमएसपी जो निर्धारित किया जाता है, इस पे मतलब एमएसपी का लाभ किसानों को देते हैं। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जैसे इस बार जो अभी धान की कीमत है 2183 रुपया पर कुंटल और प्लस 25 रुपीज़ पर कुंटल जो है गनी बैग का दिया जा रहा है। तो ये यहाँ 15 नवंबर से ये शुरू होगा धान की अधिप्राप्ति, और इसके लिए जो है निबंधन चालू है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और यहाँ लगभग 3000 किसान अभी तक निबंधित करा चुके हैं। और इस बार पैदावार भी अच्छा है। लास्ट ईयर तो चूँकि पैदावार कम था, इसलिए धान की अधिप्राप्ति कम हुई थी, लगभग 11300 MT हुआ था, लेकिन इस बार अनुमान है कि अच्छी अधिप्राप्ति होगी, और इसके लिए सारी प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने अभी तक लगभग 100 पैक्सों का चयन कर लिया है, और भी पैक्सों का प्रस्ताव आ रहा है, जैसे जैसे आएगा हम लोग जो है उसको चयन कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए सीसी भी, उन लोगों को जिनका भी चयन हो गया है किसी टास्क फोर्स से, उनको सीसी भी उपलब्ध करा दिया गया है, और उम्मीद है कि हम लोग जो है बिल्कुल ही सही समय पर धान की अधिप्राप्ति शुरू कर लेंगे, और ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ हम लोग दे सके और किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सके। सर, अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि सहकारिता विभाग से नहीं जुड़ पाए हैं। हम ग्रामीण इलाकों में जब चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे किसानों को देखते हैं, और बीच में जो बिचौलिया है, जो एक एजेंट के तौर पर काम करता है, जो सही तरीके से सहकारिता तक किसानों को जुड़ने में मदद नहीं पहुंच पाती है। तो इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए सहकारिता विभाग क्या कोई जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है, या फिर इस तरह का कोई पहल किया जा रहा है विभाग की तरफ से? जी देखिए, अब सही माने में बिचौलियों का यहाँ कोई काम नहीं है। अब यह है कि किसानों को हम लोग जागरूक करने के लिए भी टाइम टू टाइम जो है बैठक हम लोग कर रहे हैं। अभी जो है जनसंवाद कार्यक्रम में भी कई जगह हमने जो है हम खुद भी अपेयर हुए, और वहाँ किसानों को हमने बताया कि यहाँ धान की अधिप्राप्ति करनी है, बस सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन में जो है आपका जो भी अनुमानित उत्पादन है, और फिर ज़मीन की रसीद वगैरह जो भी अपलोड करना है वो अपना कीजिए, और फिर पैक्स से आप संपर्क करना है। पैक्स से संपर्क करके आप जो है अपना धान, जो भी रेट फिक्स है सरकार द्वारा, जो रेट निर्धारित है उसी रेट पर आरटीजीएस के माध्यम से उनको भुगतान होना है, उनके खाते में भुगतान होना है, कैश की कोई बात नहीं है। उसी तरह से
किसानों के लिए जैसे कि फसल सहायता योजना है, तो उसमें भी अब सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। अब लोग जो है, और इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, टाइम टू टाइम हम लोग जो है पेपर में भी निकाल रहे हैं कि इसमें बिचौलियों के चक्कर में ना आए। अगर आप एलिजिबल हैं, आपने जैसे कि रजिस्ट्रेशन के वक्त बहुत से लोग हैं जो कि पुरानी रसीद अपलोड कर देते हैं, तो इसकी वजह से उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि उसमें यह है कि आप जिस वित्तीय वर्ष के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी वित्तीय वर्ष का जो है रसीद होना चाहिए या एलपीसी होना चाहिए। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे रसीद ही तो है, मान लीजिए 2 साल पुराना ही है तो क्या हुआ, अपलोड कर देते हैं, नतीजा ये हुआ कि वो रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट हो जाता है तो अब उसमें जो है वो तरह तरह के आरोप लोगों पर लगाते हैं, लेकिन सही माने में उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था। उसी तरह से जो गैर रैयत किसान हैं, तो गैर रैयत किसान हैं उनके लिए है कि वो उसका एक फॉर्मेट है, उसमें उनको सूचना देना है भाई कितनी ज़मीन पर आप खेती कर रहे हैं, और उसके बाद उसको सत्यापित होना है वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार से। तो बहुत से लोग जो है अपना फॉर्मेट तो भरे और भर करके सीधे अपलोड कर दिया, वार्ड सदस्य का हाँ रिजेक्ट हो जाता है, या फिर वार्ड सदस्य का सिर्फ साइन करवाए, मोहर नहीं मारा, क्योंकि मोहर भी होना ज़रूरी है। क्योंकि मोहर ही नहीं है तो साइन तो कोई भी कर देगा, उसकी साइन का वहाँ रिकॉर्ड तो है नहीं, इसलिए मोहर भी होना ज़रूरी है और साइन भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से किसानों को जागरूक करने के लिए ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जो है अखबारों के माध्यम से भी और फिर टैक्स के माध्यम से लोगों को जो है इसके बारे में बताया जा रहा है। सर, बतौर जिला सहकारिता पदाधिकारी भागलपुर में किन चुनौतियों या फिर किन चीज़ों को लेकर के आप अभी फ़िलहाल रोड मैप पर काम कर रहे हैं? यहाँ पर किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सर? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मेन चीज़ है कि किसानों को मतलब कि जागरूक होने की। किसानों के लिए बहुत सारी कोऑपरेटिव में उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। किसानों को जो है हम लोग केसीसी दे रहे हैं, लेकिन यह है कि अब केसीसी वो लोग एक बार लेते हैं और लेकर के वो डिफ़ॉल्ट कर गए, लौटाते नहीं है। तो इससे नुकसान उन्हीं को हो रहा है, क्योंकि आगे उनको केसीसी नहीं मिल पाएगा, उनका रास्ता बंद हो गया। लेकिन वो अगर हर साल वो केसीसी लें और उसके बाद जो है समय पर वो अगर भुगतान करते रहें तो उनको इतने सस्ते दर पर मतलब 4% पर उनको जो है केसीसी मिल रहा है। लेकिन एक बार वो ले लिया, मान लीजिए कि अगर 25,000 रुपये उन्होंने ले लिया या 50,000 ले लिया, उसके बाद उनको लगा कि भाई चलो अब वापस करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा राशि एनपीए हो गया। लेकिन कि आगे तो उनको मिलेगा नहीं फिर केसीसी। हो सकता है सही जानकारी नहीं है किसानों को, इसलिए लगता है कि सरकार का पैसा हम ले लेते हैं, लौटाएंगे नहीं। हाँ, तो जानकारी तो वैसे ही है कि जब उनका केसीसी दिया जा रहा है तो सारी जानकारी तो उनको दी ही जाती है, भाई किस तरह आपको वापस करना है, कितने दिनों में आपको वापस करना है। लेकिन यह है कि वो इस चीज़ को, इसका लाभ वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर हर साल हम लें और जहाँ 10% 12% से कम पर कोई लोन नहीं मिलता है, वहाँ उनको 4% पर लोन मिल रहा है। अगर हर साल वो लें तो हर साल उनको फ़ायदा होगा। लेकिन है कि एक बार ले करके और उसके बाद जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, नतीजा ये होता है कि आगे के लिए उनका रास्ता बंद हो जाता है। इस तरह से तो उन्हीं को नुकसान होता है। अच्छा सर, एक आखिर में मेरा सवाल रहेगा कि बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर कि पैक्स गोदाम अभी भी नहीं बने हैं, और जहाँ कहीं बने हैं तो सही तरीके से रखरखाव नहीं हो पा रहा है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पैक्स गोदाम के लिए तो हमारे पास फंड उपलब्ध है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि सभी पैक्सों में गोदाम हो जाए, अनाज का रखरखाव। हाँ, लेकिन यह है कि वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चूँकि भूमि बिल्कुल मोटेबल होना चाहिए, मोटेबल जगह पर होना चाहिए, वरना यह है कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। और जैसे जैसे भूमि उपलब्ध हो रहा है हम लोग जो है वहाँ गोदाम बनवा रहे हैं। यहाँ अब तो मतलब कि उसके लिए भूमि की उपलब्धता 3 तरह से हो सकती है, या तो कोई दान कर दें, उसके अलावा ये कोई लीज़ पर भी दे सकता है, 30 साल के लीज़ पर ज़मीन जो है वो दे सकता है। तीसरा है कि अगर सरकारी ज़मीन कोई उपलब्ध है तो उस पर जो है सीओ से एनओसी लेकर भी गोदाम बनवाया जा सकता है। तो इस तरह हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हर पैक्स में गोदाम उपलब्ध हो जाए। और चूँकि ये भंडारण एक बड़ी समस्या है और इस तरह से यहाँ हो भी रहा है, जैसे जैसे ज़मीन की उपलब्ध हो रहा है हम लोग गोदाम का निर्माण हो रहा है। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर, शुक्रिया। तो ये अमजद हयात वक्त साहब थे जो जिला सहकारिता पदाधिकारी भागलपुर के हैं। इन्होंने 2-3 बातें मुख्य रूप से कही है कि किसान जो भी लोन लेते हैं
उसे सही समय पर लौटा देना चाहिए ताकि उसे दोबारा फिर लोन मिल सके और वो कृषि पर और भी आत्मनिर्भर हो सके, उसकी आय और भी समृद्ध हो सके। लेकिन वो समय पर लौटाते नहीं हैं, डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है। वहीं पैक्स गोदाम के निर्माण पर इन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई ज़मीन हमें या तो दान कर दे या तो फिर सरकारी ज़मीन जो है उसे एनओसी लेकर के फ्री किया जाए, या फिर कोई दूसरा और भी लीज पर दे करके मुझे ज़मीन आवंटित करे तो मैं वहाँ पर पैक्स गोदाम बनाऊँगा, और ताकि वहाँ पर अनाज का सही तरीके से रखरखाव हो सके और अनाज की बर्बादी न हो। फ़िलहाल धान खरीद बिक्री का दौर 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए कई किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी कर रखा है और 100 से अधिक पैक्सों का चयन भी हुआ है। वहीं विभाग से आदेश आने पर और भी इसको थोड़ा बृहद किया जाएगा। ये बातचीत कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं सहकारिता विभाग के विषय में, और जो भागलपुर के किसान हैं उस विषय पर आप अपने खुले मंच पर टिप्पणी मुझे कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत अच्छी लगती है तो साझा ज़रूर कीजिए।